कुशीनगर से सामने आया लव जिहाद का एक बड़ा मामला। विशेष समुदाय के युवक ने युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया। पहचान छिपाकर युवक ने किया युवती का शारीरिक शोषण। पुलिस के समझौते के बाद आरोपी के दोस्तों ने किया युवती का अपहरण। युवती के साथ आरोपी के दोस्तों ने भी किया रेप। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। दोस्तों के खिलाफ जांच शुरू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, युवती के साथ आरोपी के दोस्तों ने भी किया रेप। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। दोस्तों के खिलाफ जांच शुरू। सामने आया लव जिहाद का कुशीनगर से एक और मामला। विशेष समुदाय के युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और इतना ही नहीं, पहचान छिपाकर युवक ने किया युवती का शारीरिक शोषण। पुलिस के समझौता के बाद आरोपी के दोस्तों ने किया युवती का अपहरण। युवती के साथ आरोपी के दोस्तों ने भी किया रेप। तो लगातार ये बढ़ती घटनाएं शर्मसार कर देने वाली है, चिंताजनक है। और इसी के साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि कैसे लड़कियां इस तरह के मामलों में फंसती जा रही हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, युवती के साथ आरोपी के दोस्तों ने भी किया रेप। इधर लड़के और लड़की के बीच चैट की तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। देखिए, लड़का लड़की को कैसे डरा रहा था। हालांकि ये जो चैट्स में बातें की गई हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया के पास है। सामने आया ये एक्सक्लूसिव दोनों के बीच में चैट। और आपको बताएं, नेपाल में जिस फिरोशी से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, अगवा कर युवती को नेपाल में बेचा गया। कुशीनगर में टुकड़े टुकड़े वाली धमकी दी जा रही थी। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं शर्मसार कर दे रही हैं और हैरान कर देने वाली हैं। सामने आया लव जिहाद का ये बेहद ही भयावह मामला, जिसमें इसके तार नेपाल तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि लड़की को, युवती को नेपाल में बेचने की कोशिश थी। नेपाल में जिस्म फिरोशी के तार जुड़े हुए हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर में टुकड़े टुकड़े वाली धमकी दी जा रही है। बहरहाल इस चैट में क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सीधे तौर पर बता दें कि इस चैट से खुलासा होता है कि इसके तार नेपाल तक जुड़े हुए थे। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। और इस मामले में जो पीड़िता है वो खुद हमारे साथ जुड़ रही है। और न्यूज़ वन इंडिया बड़ी जिम्मेदारी से ना तो हम पीड़िता का चेहरा दिखाएंगे और ना ही उस पीड़िता का नाम भी बताएंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे क्या क्या हुआ। हम समझते हैं कि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने आपको अपनी बातों में फंसाया और क्या कुछ कह करके आपके साथ बहलाया फुसलाया गया। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो युवक आपके साथ संपर्क में था उसने कैसे आपको अपने जाल में फंसाया, क्या नाम उसने अपना बताया और उसके बाद हकीकत क्या निकली। आप बता सकती हैं? आप कंफर्टेबल हैं? नाम बताया अपना। जब उसके बारे में सब सच्चाई पता चली तो मैं दूर हटने लग गई। फिर मैं सब कुछ बंद कर दी। यहाँ तक कि मैं डर सहम गई थी उस टाइम, क्योंकि वो मुझे बहुत पहले टॉर्चर कर रहा था। गौमान, धर्म परिवर्तन, यहाँ तक कि 36 टुकड़ा काटने की धमकी। उन लोगों ने मुझे, उससे पहले, मेरे किडनैपिंग से पहले उन लोगों ने मेरे साथ। हम समझ पा रहे हैं आपकी क्या उस वक्त दशा रही होगी, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था,
आपके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, तब क्या आपने अपने घर में किसी को बताने की कोशिश की, अपने किसी रिश्तेदार को बताने की कोशिश की या पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की? घर में किसी को नहीं बताया था मैंने, क्योंकि जो अमन खान था वो मुझे हमेशा वीडियो वायरल का धमकी देता था। वो मिलके मेरा वीडियो बनाया था अमन खान ने, बार बार कहता तो वायरल कर दूंगा, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लो। यहाँ तक कि गौ मांस जबरदस्ती पूरी फैमिली खिलाती थी मुझे, पूरी फैमिली उसकी मिली हुई है इसमें, पूरी फैमिली मुझे मारने की धमकी देती थी, मेरी पूरी फैमिली डरी हुई है। उसके पिता महमूद खान सबसे ज्यादा मिले हुए हैं, बाप बेटे दोनों ने मिलके मुझे नेपाल में बेच दिया। और यहाँ तक कि नेपाल में बेचने के बाद मुझे वहाँ पे 4 लोगों ने मेरे साथ। हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं और मैं, आप यकीन मानिएगा, मैं इस वक्त निशब्द हूं। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि मैं आपसे क्या पूछूं, क्योंकि ये दर्द मैं अच्छी तरह से आपका समझ सकती हूं और मुझे पता है कि आप शायद कंफर्टेबल भी नहीं है उतना बताने में। लेकिन अभी मैं जानना चाहती हूं आपसे कि पुलिस ने क्या आपका इस पूरी जांच में सहयोग किया और पुलिस अभी क्या जांच कर रही है? आपको किस तरह के न्याय की उम्मीद है? जिस दिन मैं मेडिकल रिपोर्ट के लिए मुझे ले गई थी लोग लेडीज कांस्टेबल, वहाँ पे भी लेडीज कांस्टेबल ने मुझे बोला कि तुम लिख के दो कि तुमको जांच नहीं कराना है। जब मैंने बोला मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं पूरी जांच कराऊंगी, तो वहाँ पे शोर करने लगी, कह रही कि नहीं तुमको जांच नहीं कराना है। मैंने कहा मेरे साथ इतना गलत हुआ है तो मैं पूरी जांच कराऊंगी, यहाँ तक कि मैंने लिखित पूरी जांच दी है। लेडीज कांस्टेबल ने मुझे बार बार बोला कि तुम जांच मत कराओ, जांच मत कराओ। तो इस पर आप क्या कहना चाहती है? लेडी कांस्टेबल आपको बार बार क्यों दबाव बना रही थी कि आप जांच ना कराएं? क्या आपको लगता है कि लड़के पक्ष की ओर से मिले हुए हैं? हाँ, क्योंकि दरोगा जो थे मेरे, जो मुझे जो जहाँ तक रात को जिस दिन नेपाल से लेकर आए, उन दरोगा ने बार बार ये बात मुझसे बोला था कि तुम मजे ले रही थी तभी तुमको मजा आ रहा था। पूरे मिले हुए हैं दरोगा, ये कांस्टेबल, ये लोग सब मिले हुए हैं। बहुत बहुत मुश्किल है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है ये सब कुछ मीडिया के सामने बोलना, ये सच्चाई सामने रखना, उस समाज के सामने ये सच्चाई रखना कि लड़की की इस सच को कोई स्वीकार करेगा भी या नहीं करेगा। अभी मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि आप क्या चाहती हैं, कैसा न्याय चाहती हैं और आप क्या चाहती हैं कि कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? जबरदस्ती उनकी पूरी फैमिली खिला रही थी। अमन खान ने खुद मेरे साथ गलत किया पूरा हर तरीके से, यहाँ तक कि अमन ने मेरे को शाही का रास्ता नहीं छोड़ा, फिर उसकी पूरी फैमिली मुझे बेच डाली नेपाल। मेरी जान कैसे भी बची है, मैं चाहती हूँ बस उन सबको फांसी की सजा हो, बाप बेटे दोनों को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और आप न्याय की मांग कर रही, निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलना भी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपने बीच में जिक्र किया कि आपको और आपके परिवार को जबरदस्ती गौमांस खिलाया जा रहा था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे गौमांस खिलाने के लिए आप पर दबाव बनाया जा रहा था, आप इसके बारे में बता सकती हैं? अमन खान मुझे बोल रहा था कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते तो 36 टुकड़े कर दूंगा। गौमांस अमन मुझे जबरदस्ती, और वो उसका एक दोस्त था आशुतोष वर्मा, वो भी मुझे, दोनों मिलकर खिला रहे थे। जब मैं वहाँ पे मुझे जबरदस्ती खिला रहे थे, पूरा मुंह में इतना पूरे तरीके से उस टाइम मार रहे थे, जब कह रहे थे कि मेरा धर्म नहीं अपनाओगे तो 36 टुकड़े कर दूंगा। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी मिली थी, उसकी माँ भी मुझे गौमांस खिला रही थी, पूरी फैमिली मिली थी इसमें। महमूद खान उनके पिता का नाम है, उनके पिता ने ही मुझे सबसे ज्यादा बाप बेटी की लोगों ने मुझे बेच डाला वहाँ पे। मैं कैसे वापस जाने, बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अभी तक बोलने की हालत में नहीं, मेरा तबीयत बहुत सीरियस चल रहा है। प्लीज उसको फांसी की सजा दी जाए, अमन खान को और उसके बाप को। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नेपाल में जिनको आपको बेचा गया, क्या आप उनकी पहचान कर सकते हैं? वो कौन लोग थे, कितने लोग थे,
क्या वो भी विशेष धर्म से ताल्लुकात रखते थे? आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? बार बार वो औरत बोल रही थी कि महमूद और अमन ने दोनों तुमको बेच दिया क्योंकि तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। फिर आपको नेपाल ले जाया गया? हाँ, वो चारों लोग नेपाल ले जाके मेरे साथ अच्छा, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि आप अमन को कितने समय से जानती थी और कैसे उसने आपका विश्वास जीता? 6 महीने से 6 महीने में उसने मेरे साथ बहुत बहुत पहले तो उसने मुझे पंडित बोल के कि मैं तुम्हारे कास्ट का हूँ, धर्मवीर तिवारी, उसने मुझे पंडित बोल के मेरे कास्ट में बोला कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, फिर भी मैं नहीं मानी। फिर जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तब मैं पूरे तरीके से डर गई थी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको पुलिस की जांच जो भी चल रही है उस पर विश्वास है, उस पर यकीन है, आपको सहयोग मिल रहा है? हाँ, मुझे इस पे विश्वास है कि पुलिस सब सही जांच कर रही है। बस जो दरोगा थे उनके वक्त भरोसा नहीं था, और क्योंकि जांच के टाइम, मेरे मेडिकल के टाइम उन लोगों ने सब पैसा खाया था, दरोगा या लेडीज कांस्टेबल, बस इन्हीं लोग पे भरोसा नहीं था, बाकी सब पे भरोसा है। तो क्या आपने वो जो लेडी कांस्टेबल आपको बार बार कह रही थी कि आप जांच ना कराएं, क्या आपने इसको लेकर के भी किसी से कोई शिकायत की है? हाँ, मैंने जब जज पूछ रही थी मुझसे, जज वहाँ पे बोली कि पूरा जांच कराया है, वहीं पे दरोगा बोलता है कि इसने जांच से मना कर दिया। अगर मैंने जांच से मना किया होता तो मैं दोबारा बोलती कि मुझे जांच दोबारा कराइए। मैंने खुद बोला कि मैंने लिखित किया है जांच को, मैंने खुद बोला जब मेरे साथ इतना गलत हुआ है तो मैं क्यों मना करूंगी। मैंने कहा पूरा जांच मेरा हुआ है। तो क्या वो लेडी कांस्टेबल के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? आपको लगता है कि उसे वो अभी भी वहीं पर काम कर रही? क्योंकि अगर इस प्रकार का अगर उनके सामने कोई और केस आए तो वो वैसे भी प्रभावित कर सकती हैं। पता नहीं, इसके बाद नहीं पता है मुझे। इसी के साथ साथ अभी आपके परिजन इस पूरे मामले में किस प्रकार से आपका साथ दे रहे हैं? जब आपके परिजनों को इन तमाम चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने आपका सहयोग किया? इस टाइम फैमिली मेरे साथ है, पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली मुझे हिम्मत दे रही है कि उसको जरूर फांसी का सजा होगा, अमन खान को और महमूद खान को। क्या आप जानती हैं कि एसएचओ के ऊपर पहले से भी भ्रष्टाचार के आरोप थे और आप उन्हीं के पास न्याय की दरकार लेकर के जा रही थी, न्याय की उम्मीद लेकर के जा रही थी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब जो आपको लगातार डर लग रहा था तो वो डर थोड़ा कम हुआ? हाँ, अभी तो कम है, लेकिन वो निकलते ही कुछ भी कर सकता है, इसलिए नहीं चाहती कि दोबारा मेरे साथ ये सब घटना हो, क्योंकि इस बार मेरी जिंदगी बच गई है, जान बस मेरे साथ हर तरीके का गलत हुआ है, लेकिन बस मेरी सांसें चल रही है, इसलिए सांसें चलने उसको। क्या आपको दोबारा किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? अमन के किसी दोस्त ने, या फिर नेपाल में जहां पर आपको ले जाया गया, जिन लोगों के सुपुर्द किया गया, उनमें से किसी ने आपको दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, दोबारा से आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, उनके दोस्त बस यही बोल रहे थे, जितने भी थे चारों लोग, वो बस अमन का ही नाम ले रहे थे कि अमन ने इस तरह किया, अब मेरे साथ भी इस तरह सो लो, तुम इस तरह कर लो सब। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं और आपको न्याय मिले जल्द से जल्द। हमारी यही कोशिश रहेगी और इसलिए हमारा मकसद भी यही था कि आप आएं और सच्चाई बताएं दुनिया को कि आखिरकार क्या हो रहा है, किस तरह से लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। आपको किसी भी प्रकार का, ये बहुत गंभीर सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप,
कि अगर आपने अमन से कभी दोस्ती ही ना की होती? हाँ। आज चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बहुत हिम्मत दिखा करके वो करके दिखाया जो पता नहीं कितनी लड़कियां नहीं करके दिखा पाती। कितनी लड़कियां इस प्रकार के दुख झेल जाती हैं, चुप हो जाती हैं, न्याय के लिए आवाज भी नहीं उठा पाती। हमारे साथ रामदास हिंदू धर्म गुरु भी बने हुए हैं, लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। रामदास जी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी उस लड़की से बात करना और इतने गंभीर विषय पर बात करना, और इस लड़की की भी मैं हिम्मत मानूंगी कि जो भी कुछ इसके साथ हुआ वो मीडिया के सामने रखना, और ऐसे बहुत सी लड़कियां नहीं कर पाती जो उसके ऊपर बीतती है। लेकिन क्या नहीं लगता रामदास जी कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है? निश्चित तौर पर अब इस पर एक बड़े एक्शन की जरूरत है। जी, आज ना किसी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, ना किसी विशेष व्यक्ति के रूप में अपने मत रखना चाहूंगा आज इस विषय, क्योंकि पूरा वाकया मैंने ये सुना, जो पीड़ित हुई है सबसे, आज की मनोस्थिति को समझा, जिस स्थिति से गुजर रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोग इंसानों की श्रेणी में रखने लायक, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो। लेकिन ये व्यक्ति उस विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं जिन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। सोच के देखिए आप, ये जो घटना घटी है, पीड़ित हुआ है सबसे, जो इस दौर से गुजरा है, जिसने इस परिस्थिति को अपने ऊपर झेला है, उसकी मनोस्थिति क्या होगी, उसकी इंसानियत के प्रति अपना आगे के जीवन में क्या भाव रहेगा, क्या वो किसी पर कभी भरोसा बना पाएगी? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सा धर्म है जो लोगों को यह सिखाता है कि सिर्फ इंसान एक उपयोग की वस्तु है, सिर्फ इंसान को अपने अनुरूप बनाने के लिए उसके साथ आप कुछ भी कर जाओ। एक जानवर भी जब भूख लगती है तब किसी को खाता है, हिंसक जानवर। लेकिन ये हमारे समाज के ऐसे जानवर हैं, ऐसे धर्म से ताल्लुक रख रहे हैं, जिस धर्म की शिक्षा ही ऐसी है कि सिर्फ लोगों को अपने प्रति पहले आकर्षित करो, फिर उनका उपयोग करो, और जब उपयोग नालायक हो तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। आज ये सोच के बहुत कष्ट हो रहा है कि हमारे भारत में, जहां यत्र नारी पूज्यन्ति तत्र पृच्छति देवता, जहां ये शिक्षा दी गई हो कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, वहां आपकी उन्नति है, प्रगति है, आपका सर्वस्व है। आज उस भारत में सिर्फ एक विशेष धर्म के लोग, सिर्फ हर व्यक्ति को, नारी को तो सिर्फ उपयोग की वस्तु बनाया। क्या लोगे आप धर्मांतरण करके, क्या पालोगे आप? और सबसे बड़ी यहां कमी होती है हमारे भारत की गवर्नमेंट की। मैं नहीं मानता कि ऐसे लोग किसी भी कानून की श्रेणी में आते हैं, ना किसी कानूनी तौर पर इन्हें सजा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इन लोगों को उस हिंसक जानवर की तरह दौड़ा के मार देना चाहिए, जैसे कभी कोई सुअर कोई फसल को उजाड़ता है तो किसान उसे घेर के मार देते, सड़कों पे दौड़ा के मारना चाहिए, ताकि अन्य ऐसी विकृत मानसिकता के जो लोग हैं उन्हें एक शिक्षा। आप सोच के देखिए, जब हमारे आपके आंसू ये सिर्फ घटना सुन के निकले हैं, तो जिसके ऊपर ये घटना घटित हुई है उसने किस परिस्थिति में, किस नर्क से निकल के आया है वो व्यक्ति, और आज हिम्मत दिखा रहा है अपने लिए
न्याय की गुहार लगा रहा है, और फिर भी हमारा देश का कानून ऐसा है कि जो उस पर दबाव बनाता है कि तो आप ऐसी ना करें, आप कंप्रोमाइज कर लें। आपके साथ जो घटना हुई है वो आप एक आम बात है। सोच के देखें कभी आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो आपकी क्या स्थिति हो। मैं देखता आ रहा हूं, इस्लाम एक अलग चीज है, कुरान एक अलग चीज है। कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप किसी का निज स्वार्थ के लिए उपयोग करें, उसके भावनाओं के आहत करें, उसकी असमत के साथ खेलें। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इस्लाम का, कुरान का गलत मतलब निकाल के उन्हें जिहाद का एक उनके अंदर बारूद भर के उन्हें समाज में एक हिंसक व्यक्ति बना के छोड़ देते हैं, और उसका खामियाजा भुगतती है आम जनता, हम जैसे आम लोग। अरे आपके अंदर दम है, आपके इस्लाम में दम है, या आपके धर्म ये कहता है कि आप लड़ सकते हो तो सामने की लड़ाई लड़िए। आप किसी हिंदू व्यक्ति का सहारा लेते हो, आप जनेऊ पहनते हो, आप पहले रुद्राक्ष पहनते हो, उसके बाद किसी हिंदू महिला से जुड़ते हो, उसके बाद फिर उसे जब वो आपके बंधन में हो जाती है, जब उसके आप कुछ अश्लील वीडियो या उसकी कोई ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेते हो जिसके लिए वो आपसे दब जाती है, फिर उसका आप उपयोग करते हो। ठीक है। इस टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आज ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है, या कोई मैं मत नहीं दे सकता इस पर अपना, लेकिन ये वास्तविक हृदय की पीड़ा है। बिल्कुल, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मैं रामदूत जी आऊंगी आपके पास। हमारे साथ मौलाना यूसुफ अब्बास जी भी बने हुए हैं फोन लाइन पर। यूसुफ जी, आप बहुत देर में हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब आप पीड़िता और मेरी कॉन्वर्सेशन सुनते तो आपको बहुत दुख होता। मैं आपसे सीधे तौर पर यह जानना चाहती हूं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, क्यों आखिरकार विशेषकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। यूसुफ जी, यूसुफ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, हम यूसुफ जी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से पीड़िता से बात करना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप अमन के साथ संपर्क में थी, कभी आपको अमन के व्यवहार पर शक नहीं हुआ? और जब शक होने लगा तो क्या आपने अमन से खुद को अलग करने की कोशिश नहीं की होगी? जब उसकी सच्चाई जानी, उसका नाम जाने, और उसके व्यवहार से लग ही रहा था कि क्योंकि वो बार बार 36 टुकड़ा काटने की धमकी देता था, तो मुझे उसका नाम पता चला, तब मैं दूर होने लग गई, तब मैं सब खत्म कर दी। यहाँ तक कि पूरी फैमिली मुझे गौ मांस खिला रही थी। अमन ने कई बार मुझे गौ मांस, जानवरों की तरह मार के गौ मांस खिलाने की कोशिश, बहुत मारा था। ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। यूसुफ अब्बास जी, मेरी आवाज़ अगर आपके पास आ रही हो तो बहुत ही गंभीर सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्यों आखिरकार ये जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, बच्ची हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के भी घर की बच्ची होती है, और जिस तरीके से जो लोग टारगेट कर रहे हैं, इसमें सरकार को तवज्जो देना चाहिए, और खाली तवज्जो नहीं देना चाहिए बल्कि सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे किसी मजहब के हों। इसलिए सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। रामदूत जी कुछ कह रहे हैं। कीर्ति जी, मैं यूसुफ जी से एक पीड़ित के बहन भाई के नाते मैं कुछ सवाल करना चाहूँ, अगर वो मुझे सुन पा रहे हो। जी जी, सुन पा रहे हैं आप, कीजिए। क्या इस्लाम में ये जायज है? फोन काट दिया उन्होंने, मुझे लगता है। यूसुफ जी है हमारे साथ? आज वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि हाँ, मुझे पता था, मैं समझ गई थी रामदूत जी की जिस प्रकार का आप सवाल करेंगे वो जरूर इस सवाल से भागेंगे, और यही हुआ।
ये कहना बहुत आसान है कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन तब वो फतवा गैंग कहाँ चला जाता है जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। छोटे कपड़ों पर फतवा जारी कर देना और इसी के साथ साथ अगर मुंह खोल करके रख लिया तो फतवा जारी कर देना, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो फतवा गैंग कहाँ चला जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी रामदूत जी, कीर्ति जी, मैं आपको एक चीज बताऊं। 1947 के बंटवारे में जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम यहां रहना चाहते वो रह सकते हैं, ये हमारे देश की सरकार ने करार किया। उसके बाद पाकिस्तान से जब ट्रेनें भर के आने लगी हिंदुओं के लाशों की, तब यहां से मारना शुरू हुआ, यहां भी नरसंहार हुआ। और मैं ये वास्तविकता कह सकता हूं, आप नोट करके देख लेना, आप भी मीडिया से जुड़े रहेंगे, मैं भी जुड़ा रहूंगा। अगर ये धर्म के अनुयायी, ये धर्म के लोग अगर इस तरीके से अपनी जो तरीका अपना रहे हैं इससे बाज नहीं आए, तो एक बार हिंदू फिर जागृत होगा, फिर बहुत बड़ा नरसंहार होगा यहाँ भारत में, और उसकी जिम्मेदार फिर भी हिंदुओं को ठहराया जाएगा। क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा तमगा ले लिया है कि हम अल्पसंख्यक है, हम कम है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमारी प्रवृत्ति जानवरों वाली है, हम जानवर बनते जा रहे हैं। इंसानों वाला एक सामान्य लक्षण मुझे इनके अंदर बता दीजिए कि जो एक इंसानों वाला, आपके मौलाना, आपके मौलवी आज कहां है, आज इस बात पे चर्चा करने के लिए तैयार के लिए पीड़ित सामने बैठी है, वो खुद सवाल करेगी आपसे, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या इस्लाम में ये जायज है? क्या इस्लाम आपका सिखाता है कि जबरदस्ती किसी की बहन बेटी को आप पहले अपनी तरफ आकर्षित करके गलत तरीके से उसे और फिर गौमांस खिलाएं या उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाए, और ना माने तो उसके 36 टुकड़े कर? आपकी मनमानी चल रही है, और मैं मानता हूं कि यहाँ कमजोर है वो नेता, वो भारत अच्छा की रामदूत सरकार, जी, आपने बीच में जिक्र किया था कि इस प्रकार की घटनाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार की सजा देनी चाहिए कि नजीर बने, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे न्यायालयों में इस प्रकार के मामले कितने कितने समय तक लंबित पड़े रहते हैं। और पीड़िता जो हमारी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो ये कह रही हैं कि आज वो आरोपी सलाखों के पीछे है तो ठीक है, डर कम है, लेकिन वो डर कल दोबारा से बढ़ सकता है जब वो छूट करके आएगा निश्चित तौर पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कीर्ति जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि संविधान ने हमें अपंग बना दिया है। ऐसे कानून की क्या आवश्यकता है जहां किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा हो और उसके साथ न्याय ना हो पाए। मैं आज तारीफ करूंगा भारत के राजतंत्र की, जिस समय पर राजसी शासन था, जहां ऐसे कानूनों की सिर्फ एक ही सजा होती थी, मृत्युदंड, चौराहे पे लाके गर्दन काट दी जाती थी। मैं उस समय पे आज भी उन रजपूतों का, उन क्षत्रियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो उस समय पे राजा रजवाड़े चलाते थे, जहां राजद्रोह का एक ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर अपने देश के खिलाफ बोलता था तो उसे बीच सड़क पर सूली पे चढ़ा दिया जाता था। ये सबसे घृणित कारों में आता है जो आज परिस्थिति बन रही है, जो इस बहन के साथ हुआ है, जो इस बेटी के साथ हुआ है, कि ये सबसे घृणित कारों में आ रहा है। किसी की भावना के साथ खेलना अलग बात है, लेकिन किसी की अजमत के साथ, उसकी भावना के बिल्कुल, साथ ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय भी है, मैं समझ सकती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीड़िता की आवाज आगे तक पहुंचे और उसे जल्द से जल्द न्याय मिले।